जय हिंद दोस्तों। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का एक मॉडल पेपर है। ऐसे हम लगभग 10 मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराएंगे और प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर मैथ से रिलेटेड आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारे आगामी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम ग्राफ के क्वेश्चन कराएंगे और ग्राफ भी एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो इसको हम क्या करें, 8% को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें। 8% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो 8% का भिन्नात्मक मान क्या हो जाएगा? 8% को जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 8/100 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर 25 हो गया। कितना हो गया? 2/25 आ गया। 2/25 आ गया। और यहाँ पर हम प्रारंभिक लिख रहे हैं और बाद 2 वर्ष के बाद का। पहले 25 था, 25 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है। फिर दूसरे साल 25 से बढ़ करके 27 हो जा रहा है। ठीक है, हम इसका आपस में गुणा करेंगे। 25 में 25 गुणा कर लेंगे, 625 मिल जाएगा। और यहाँ 27 में 27 से गुणा करेंगे तो 729 मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 625 इकाई है ये हमारा मूलधन है। ध्यान रखिएगा, ये मूलधन है और ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। जो बाद वाला होता है वो हमारा मिश्र धन होता है। तो देख लें, 625 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी? 625 इकाई की वैल्यू ये हमारी 1,25,000 के समतुल्य हो जाएगी। 25 से काट देंगे, 125 से काट देंगे, यहाँ पर 1,000 मिलेगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पर 200 आ जाएगा। यानी कि एक इकाई की वैल्यू वह 200 के बराबर हो जाएगी। हमको निकालना क्या है? जो है 2 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि 729 इकाई की वैल्यू निकालेंगे। 729 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 में हम 729 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 4 दूना 2 दूना 4, 4 1 5, 7 दूना 14। देख रहे हैं यहाँ पर 1,45,800 रुपए उसे 2 वर्ष के बाद में अदा करनी पड़ेगी, यानी कि इसका सी विकल्प सही है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर बाकी 25% हानि से बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है। चलिए पहले हम उसका क्रय मूल्य निकाल लें। वह कितना पैसा लगा रहा आलू खरीदने में? 120 किलो आलू खरीद रहा है, कितने रुपए के दाम पर? 24 रुपए के प्रति केजी के दाम पर। तो हम क्या करेंगे, 120 में 24 से गुणा कर लिए, गुणा करके देख लें कितना आ जाएगा। 0 हो गया। 24 में 2 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, और 24 में 1 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 4 जोड़ देंगे 28 आ गया। उसने कुल 2880 रुपए खर्च किए। अब हम देख रहे हैं कि 120 किलो आलू था, इसमें जो है वह 80 किलो आलू लाभ पर बेचता है और बाकी जो है 40 किलो आलू वह हानि पर बेचता है। तो 80 किलो का हम विक्रय मूल्य निकाल ले, लाभ वाला। 80 गुणे 24 गुणे, देख रहे हैं कि ये 50% लाभ पर बेच रहा है, तो 150 बटे यहीं पर सीधे हम 100 कर दे रहे हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, आपस में गुणा कर लें, देखिए कितना आता है। 15 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 120 और गुणे कितना कर ले यहाँ पर? 24 गुणा कर ले रहे हैं तो 0 आ जाएगा। 24 दूना 48 और 24 एकम 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2880 रुपए 80 किलो का विक्रय मूल्य हो गया। बाकी 40 किलो का निकाल लें। 40 किलो का 24 से गुणा किए, चूंकि यहाँ पर हानि हो रहा है इसलिए 25% हानि हो रहा है, तो 100 में से 25 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको? 75, 75 बटे 100 कर लिए। 25 से काटिए, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए 10 हो गया। यहाँ पर 240 आ गया, 240 में 3 से गुणा कर दिए, 0 4 यही 12,
और 3 दूना 6 एक साथ 720 रुपए जो है 40 किलो का विक्रय मूल्य का। देख रहे हैं हमारा मूलधन जो है वह कितना है, कितना क्रय मूल्य उसका है 2880 रुपए। 2880 रुपए में वह खरीद रहा है और 2880 तो यहाँ मिल गया और प्लस 720 यहाँ मिल रहा है, तो 2880 जो है बराबर है। तो हमको लाभ कितना मिल रहा है 720 रुपए का लाभ मिल रहा है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो हमारा प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 720 बटे 2880 और गुणे कितना कर लेंगे 100। परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, किससे काट लें 9 से कट जाएगा, 9 से काट दे रहे हैं, 8 9 72, यहाँ से 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, 8 चौक 32, 4 से काट दी, यहाँ पर 25 आ गया, कितना आ गया टोटल 25% का लाभ होगा, यानी किसका बी विकल्प सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 हो तो हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लिए, देखिए इसको 3x है तो इसको 3.00 लिख सकते हैं और 0.04 हमको जोड़ना है, जोड़ लिए तो 3.04x आ गया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर 3.04x बराबर कितना मिल गया 0.608। x का मान निकालिए 0.608 बटे 3.04। यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 60, अभी हम 608 लिख रहे हैं और 304 लिख रहे हैं, गुणे 1/10 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए 1 शून्य यहाँ पर आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर 2 बार जाएगा तो ये 2/10 हो गया, इसी को पॉइंट बदल लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। हमारा सही आंसर कितना है 0.2, तो इसका सही विकल्प क्या है, बी विकल्प इसका सही है। चलिए तीसरा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है कि a अनुपाते b बराबर 2:5 दिया गया है और b अनुपाते c बराबर दिया गया 3:4। हमको निकालना क्या है a अनुपाते c, तो ऐसे सीधे कैंसिल करके a अनुपाते c लिख लें और इनका आपस में गुणा करें, अगर कुछ कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करके लिख लेंगे, तो 2 से कम 2, 2 दूना 4, यहाँ कट जा रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 3:10 हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो पहले हम देख लें कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेते हैं। छात्रों की संख्या हम निकाल लें, जो कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम टोटल संख्या है 54 में से 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, इसी में से 8 घटा दें तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, यानी कि 46 छात्र ऐसे हैं जो कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेते हैं। तो इसको हम क्या करें, वेन आरेख से भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे छात्र हैं जो है चाय और दूध दोनों पीते हैं, चाय और दूध दोनों पीते हैं। इसमें दिया गया है 24 ऐसे छात्र हैं जो दूध पीते हैं, तो केवल दूध पीने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 में से हम के घटा दें। फिर देख रहे हैं 28 छात्र चाय पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 में से हम के माइनस कर दें। तो अगर हम टोटल इन तीनों को जोड़ लें तो हमको मिल क्या जाएगा, कुल छात्रों की संख्या जो कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। तो क्या करेंगे,
28 माइनस के प्लस 24 माइनस के, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 46 के बराबर हो जाएगा। और यहां से के का मान निकाल लें, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लें तो 8 4 12, 2 2 4 1 5 हो गया 52 माइनस 46 कर लें और के को हम उधर ले जा रहे हैं, 52 में से 46 घटा देंगे 6 आ जाएगा। के बराबर कितना मिल गया? 6। तो 6 ऐसे छात्र हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं, तो इसका सही विकल्प क्या है? बी विकल्प इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने में कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके? चलिए दूध और यहां पर हम चीनी देख रहे हैं, तो दूध और चीनी में अनुपात देखें तो 5 कप अगर हम दूध ले रहे हैं तो 3 कप चीनी ले रहे हैं, और दूध की मात्रा हम अब 25 कप ले रहे हैं, तो 5 में 5 से गुणा करने के बाद हमको 25 मिल रहा है। वही काम इसके साथ करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 25 कप दूध के लिए 15 कप चीनी जो है आवश्यक होगी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग उसके दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं और दोनों हाथों से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो सबसे हम पहले देख लें कि दोनों हाथों से और बाएं हाथ और दाएं हाथ यानी कि मिला करके कुल कितने ऐसे लोग हैं जो लिख सकते हैं, चाहे वो दाएं हाथ से लिखे चाहे बाएं हाथ से लिखे। तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना लें। यहां पर हम देख लें बाएं हाथ से लिखने वाले और यहां पर दाएं हाथ से लिखने वाले, तो कुछ ऐसे पहले हम देखें दोनों में कॉमन कितने हैं। तो ऐसे लोग हैं जो दाएं और बाएं हाथ दोनों से लिखते हैं। अब देख लें कि केवल दाएं हाथ से लिखने वाले की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। देख रहे हैं दाएं हाथ से लिखने वाले हमारे 18 लोग हैं, तो 18 में से 2 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। केवल बाएं हाथ से लिखने वालों की संख्या निकाल लें, तो केवल बाएं हाथ से लिखने वाले टोटल संख्या हमारी कितनी है? 26 है। तो 26 में से 2 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 24। अब हम अगर तीनों को जोड़ लें तो कोई ना कोई हाथ से जरूर लिखने वाले लोगों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी जो लिख सकते हैं? कुल संख्या, ठीक है, जो लिख सकते हैं निकाल लें। इसके लिए हम क्या करें? 16 प्लस 2 और प्लस 24 इनको जोड़ लें। 16 में 24 जोड़ देंगे 40 मिल जाएगा, 40 में 2 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा? 42। 42 ऐसे लोग हैं जो लिख सकते हैं। तो ना लिख सकने वाले लोगों की संख्या, ना लिख सकने वाले लोगों की संख्या हमको निकालना है। लिख सकने वाले लोगों की संख्या, सकने वाले लोगों की संख्या, टोटल व्यक्ति हमारे हैं कितने? टोटल व्यक्ति देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 50 है, तो 50 में से क्या करेंगे? 50 में से हम 52 को घटा देंगे, तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जय के पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपए है और 20% लाभ कमाता है। तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना था? तो हम क्या करें? 60 ट्रिक इसका क्या है? 20% को तुरंत भिन्न में कन्वर्ट करने, लाभ हो रहा है तो 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, इसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ध्यान हमको क्या रखना है? ऊपर वाला पार्ट हमको लाभ बताता है और नीचे वाला पार्ट हमको हमेशा सीपी बताता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो हमको क्या मिल जाएगा? एसपी मिल जाएगा। तो एसपी हमारा हो कितना जाएगा? 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको दिया क्या गया है? हमको दिया गया है एसपी दिया गया है। तो देख रहे हैं कि 6 इकाई की वैल्यू, 6 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी? 1440 के समतुल्य हो जाएगी।
तो एक इकाई की वैल्यू निकाल लें, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना 12, 6 चौक 24। तो देख रहे हैं एक इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 240 के समतुल्य हो जाएगी। हमको निकालना है सीपी, और सीपी हमारा है कितना, 5 इकाई है। तो 5 इकाई की वैल्यू निकाल लें, 5 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, क्या करें, 240 में हम 5 से गुणा कर दें, 0 4 पंचे 20 हो गया, और 5 गुना 10 2 12, 1200 रुपए ऐसे हैं, ठीक है। 1200 रुपए में अगर वह खरीदेगा वस्तु को और जो है 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1440 रुपए हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर कितना है, 1200 रुपए। हमारा सी विकल्प इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो यही पर हम ऑप्शन ही लेकर के चेक करते हैं। 3 अंकों की यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो लिखी गई है, यहाँ पर इन चारों में कितनी है, 975 है, और 975 इन सारी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया, 15 दिया गया है, 25 और 30, इन तीनों संख्याओं से ये संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो 30 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 3 से विभाजित हो और 10 से विभाजित हो। तो यानी कि जिसके इकाई का अंक 0 हो वही संख्या 10 से विभाजित हो जा रही होगी। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये आंसर हमारा, सॉरी 10 से विभाजित नहीं होगी, तो ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। यहाँ इसको चेक करें, यहाँ पर 0 है और 9 और 6, 9 6 15, तो ये 30 से तो विभाजित हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, 25 दिया गया है। 25 किन संख्याओं को विभाजित करता है, जिसके अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर 25 से पूरा विभाजित हो जाए तो वही संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको 60 मिल रहा है, तो 60 में हम 25 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा, तो सी विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। 30 में भी 25 का भाग नहीं लगेगा, तो बी विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 900 है, 900 हम देख रहे हैं इसमें 25 का भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतिम दो अंक हमारा 0 है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लें, ज्यादा बेटर होता है, और विभाज्यता का रूल लगा करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिनों में पढ़ी जा सकती है। यदि यही पुस्तक 8 दिनों में पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 7 गुणे 40, ये टोटल हमारा वर्क हो गया, और यही बराबर कितने हो जाएगा, 8 दिन में खत्म करना है। मान लीजिए x जो है पेज प्रतिदिन हमको पढ़ना है, तो यहाँ से डिवाइड कर लें, 8 पंचे 40, 7 पचे 35, x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कि 35 पेज प्रतिदिन पढ़ेंगे तो यह बुक हमारी 8 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, 35, इसका पहला विकल्प सही है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर दशमलव लगा है, 0.005 गुणे 0.4 का हमको मान निकालना है। तो गुणा कर लें, 4 पंचे 20 हो गया, और यहाँ पर 2 शून्य और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर 3 अंक दशमलव लगा है, 3 और 1 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, तो 4 अंक बाद दशमलव देख लें, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लगा दें। तो यहाँ पर देखें लास्ट में 0 कहीं पर नहीं है, तो इस 0 को लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 0.002, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज जो है वह साधारण ब्याज का 6/25वां भाग हो जाएगा। तो 6/25 यहाँ लिख करके P को हम मान ले रहे हैं मूलधन। हम यहाँ पर इसको ले आने वाले, इससे कोई मतलब
नहीं है तो उसको हम छोड़ करके ही मूलधन को छोड़ करके चल रहे हैं, मूलधन को P मान ले रहे हैं। दर हमारा 8% है, हमको समय निकालना है और बटे यहाँ पर कितना कर दें, 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, P से P हमारा कैंसिल हो गया, 25 से काट दे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काट दे, 4 दूना 8 हो गया, 2 से काट दिए 2 तिहाई 6 हो गया, 3 बराबर हमारा समय हो गया। यानी कि 3 वर्ष में जो है उसका साधारण ब्याज अपने मूलधन का 8/25वां भाग हो जाएगा, सॉरी 6/25वां भाग हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है, ए विकल्प इसका सही है। ठीक है, 3 वर्ष, कितना समय लगेगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए 109 कार 2648907 रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना है, एक कार का मूल्य कितना है। तो इसमें हमको क्या करना है, 109 से भाग देना है। तो 109 से भाग देंगे तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो 9 9 81, लास्ट में इकाई का अंक 9 आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं जहां पर इकाई का अंक 9 आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन संदेह पैदा कर रहा है कि हमारा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हम करें तो क्या करें, हम इन्हीं दोनों विकल्पों को लेकर के 109 से गुणा कर ले और अंतिम 2 अंक अगर हमको निकाल मिल जाए तो हमारा आंसर मिल सकता है। तो क्या करें, यहाँ पर हम इन्हीं में से पहले इस विकल्प को लेके चल रहे हैं। 243,109 में हम कितने से गुणा कर रहे हैं, 109 से गुणा कर रहे हैं। तो 9 से गुणा कर लिए, 9 से गुणा करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 9 81, शून्य है इसलिए हम सीधे सीधे 8 लग रहे हैं, हम 8 रख दे रहे हैं। 9 से गुणा करेंगे, 9 1 कम 9 हो गया, एक अंक छोड़ करके शून्य से गुणा करेंगे, शून्य शून्य हो गया। ठीक है, फिर इससे गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, गुणा कर लिए, यहाँ पर 1 आ गया 8 आ गया, यहाँ लास्ट में 81 आ रहा है, लास्ट में 81 आ रहा है और आना कितना चाहिए हमको, 71 मिलना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो गया, इसको चेक करें, इसको चेक करें, 243,019 में हम क्या करें, 109 से गुणा करें, 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81, हमको 8 मिला और यहाँ पर 9 1 9, 9 में हम 8 जोड़ देंगे तो 7 1 17 मिल जाएगा। शून्य से गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा और यहाँ शून्य सब आ जाएगा, हमको लास्ट 2 अंक चाहिए तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो हम इसे मतलब नहीं, हमको अंतिम 2 अंक चाहिए, जोड़ लिए, 1 आ गया 7 आ गया, 71 मिल रहा है, अंतिम 2 अंक 71 मिल रहा है और इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 71 है। तो यानी कि हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम भाग ना दे करके गुणा कर ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में भी दिया गया है। तो 12 मीटर है, 12 मीटर को 25 बराबर भागों में बांटना है। तो मीटर को हम पहले तो सेंटीमीटर बदल के देख लें, तो 1200/25 लिख लें सेंटीमीटर में, अंतिम 2 अंक शून्य है तो 25 से कट जाएगा, 25 से काट दे, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर क्या है, 48 सेंटीमीटर, इसका सी विकल्प सही है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 4,750 रुपए है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। एक दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपए में खरीदा हो तो उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लें, घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लें। अंकित मूल्य हम देख रहे हैं 4,750 है, 20% की छूट दी जा रही है, 12% की छूट दी जा रही है। तो हम क्या करें, 100 में से 12 घटा लें और बटे कितना कर लें, यहाँ पर 100 कर लें। चलिए 4750 गुणे यहाँ पर 88 आ जाएगा और बटे कितना कर लें, 100।
एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, 5 से काट दें, 5 दूना 10 और यहाँ पर काटेंगे 5 नवा 45, पंचम 25 और यहाँ 2 से काट देंगे 44 हो जाएगा, यानी कि 95 गुणे 44। 95 में अगर हम 44 से गुणा करें तो जो आ जाएगा वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। गुणा करेंगे 4 पंचे 20 और 9 चौक 36, 36 और 2 38, 4 पंचे 20, 9 चौक 36, 36 2 38, जोड़ लिए, 0 हो गया, 8 हो गया और 8 3 11 हो गया, 4 हो गया। 4180 रुपये इसका हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार खरीद कितने में रहा है, ठीक है, इसका जो क्रय मूल्य है वह है कितना, क्रय मूल्य है 3850 रुपये, 3850 रुपये। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हम निकाल सकते हैं, क्या करें, 4180 में से 3850 रुपये घटा दें, जो आ जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3850 रुपये घटा दे रहे हैं, 0 3 और 11 में से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 330 रुपये, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया, 330 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य कितना होगा। हमको माध्य निकालना है तो माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बराबर पहले 17.5 है और ये 4 का दिया है तो 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, पांचवा जोड़ा जा रहा है तो 20 इसी में जोड़ दें और टोटल हम कितने से भाग कर लें, 5 से भाग कर लें, गुणा कर लें, 4 पंचे 20 हो गया और 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 में 2 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 70, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए और 20 बटे कितना हो गया 5, 70 20 90, 90 में 5 से भाग कर दिए, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, कितना आ गया यहाँ पर 18 आ गया। टोटल हमारा आंसर 18 मिल गया कि नया हमारा माध्य कितना हो जाएगा 18, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। हमको समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहां पर देख रहे हैं मीटर में दिया गया है तो 400 मीटर हो गया बटे 400 मीटर हो गया बटे, और हमारी जो चाल दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो एक इसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बदल गया। यहाँ पर 400 हो गया ऊपर, गुणे 18 चला जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 400 हो गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया, 18 आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया 18 सेकंड, 18 सेकंड, यानी कि इसका सी विकल्प सही, 18 सेकंड, 18 सेकंड में वह जो है खंबे को पार कर जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 2 सही 3/4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। 1 घंटे में इतना, यानी कि उसकी चाल कितनी है 12 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 सही 2/5 को हम जो है ये संयुक्त भिन्न में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लें तो 12 पंचे 60, 60 में 2 जोड़ देंगे 65 बटे कितना हो गया 5 हो गया, गुणे समय को भी इस तरह से बदल लें, संयुक्त भिन्न में दिया गया इम्प्रॉपर बदल लें, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 बटे कितना कर लें 4 कर, चलिए गुणा कर लें, 2 से चाहे तो काट दें तो हो जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा, 11 एक कम 11, 11 तिया 33, 33 और 1 34 और 5 दूना 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, 34.1 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
यानी कि इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, 34.1 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल बराबर हो क्या जाएगा? औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, कुल दूरी हमारी है कितनी है? यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 4 किलोमीटर, तो 8 में हम 4 जोड़ दें बटे कुल समय। 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 8 बटे 15 घंटे का समय लगेगा, प्लस यहाँ पर 4 बटे इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे कितना कर देंगे? 20 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लें, जो आ जाएगा वही हमारा चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 8 4 12 हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, इन दोनों का गुणा कर लिए, तो आ गया 15 दूना 300 हो गया, 8 दूना 16 160 हो गया, प्लस 15 चौका 60। ये हमारा हो गया 12 गुणे 300 ऊपर ले जा रहे हैं और बटे इसको देख ले हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा, 220। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, यहां से 2 से काट दें, 2 छक 12, 11 आ गया, 6 त्रिक 18, 180 बटे 11, 11 इसको हम डिवाइड कर लें, 180 बटे 11, तो 11 एकम 11 हो गया, 7 शून्य 11 छका 66, 40 मिला, 11 तिया 33, तो 16.3 देख रहे हैं, यहाँ पर बी विकल्प आ रहा है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 16.36, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अच्छा, इसे और किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी एक अंक की अभाज्य संख्या। तो ध्यान हमको रखना है कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई बराबर है कितना? लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे चौड़ाई। और हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप होता कितना है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर ले। 2 हमको निकालना क्या है? उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लंबाई को अगर हम x मान लें तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी? या चौड़ाई को हम x मान के चलें, किसी को भी मान के चलें, तो हमारा उसमें से कोई की वैल्यू रख करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई, चूंकि लंबाई जो है बड़ा टर्म है, इसलिए लंबाई के स्थान पे हम चौड़ाई लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चौड़ाई को हम x मान के चल रहे हैं। चौड़ाई को हम x मान के चल रहे हैं, तो 2 गुणे x लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2x धन x लिख रहे हैं। और यह है कितने के बराबर? 24 के बराबर है। काट दिए, यहाँ पर 12 आ गया, 12 बराबर 3x आ गया, 3 से काट दिए, 3 चौक 12, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। x बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी चौड़ाई, चौड़ाई तो मिल गई, चौड़ाई हमारी मिल गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 4 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? चौड़ाई गुणे लंबाई। तो हम क्या करेंगे? 8 में 4 से गुणा करेंगे, ये हमारा 8 चौक 32, 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि कौन सा विकल्प हमारा सही है? इसका बी विकल्प सही है।
चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हम क्या कहा जा रहा है कि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है था, बाबुर व बेंजामिन की औसत अंक 85 है, तो बालू के अंक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों के औसत अंक दिए गए हैं, तो तीनों के कुल अंक निकालने। कुल अंक निकालने के लिए हम क्या करें, 80 में 3 से गुणा कर दें, 8 त्रिक 24, 240 हो गया। और बाबुर तथा बेंजामिन का कुल अंक हमारा कितना हो जाएगा, 85 में कितने से गुणा कर ले, 2 से गुणा कर ले, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 170 अंक हो जाएगा। तो बालू का अंक निकालने के लिए क्या करें, बालू का अंक हमको निकालना है, तो बालू का अंक हो जाएगा, तीनों का अंक टोटल है कितना, 240। 240 में से हम कितना घटा दें, 170 घटा दें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। घटाने पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो बालू ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, 70 अंक। इसका सी विकल्प सही है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि √a² प्लस b² बराबर 25 तथा b बराबर 2a हो तो a का मान ज्ञात करना है। √a² प्लस b² बराबर 25 है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, a² प्लस b² बराबर 625 मिलेगा। और यहीं पर चूंकि हमको a का मान निकालना है, तो b का मान हम यहाँ पर a के फॉर्म में रख दें। यहाँ पर वो कितना जाएगा, a² प्लस b बराबर 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, a बराबर 625 हो गया। a² प्लस 2 दूना 4a² बराबर 625 के, 4 1 5, 5a² बराबर 625 के हो गया। 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, पंचम 25, a² बराबर 125 के, a बराबर हो जाएगा √125 के, यानी कि इसका सही विकल्प क्या है, सी विकल्प इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण PQR बराबर 90 सेंटीमीटर, तो पहले हम PQR लिख लें। यहाँ पर ए हमारा कितना है, 90 सेंटीमीटर, 90 अंश है। तो हमको निकालना क्या है, पी आर का मान निकालना है। पी आर का मान निकालना है तो ये 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, चूंकि 90 अंश है तो इसलिए जो त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कर लेंगे, 36 हो जाएगा, प्लस 8 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 100 मिल जाएगा। पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका सही विकल्प क्या है, सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो साइन ए बराबर हमको भरना है गुणे कास आ जाए, कास ए, और यहां पर भरना है, हमको लाना साइन है। तो साइन अगर हम ऊपर हमारा हो जाए और नीचे हमारा कास हो जाए, तो कास ए से कास ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल क्या जाएगा, साइन ए। तो साइन ए बटे कास ए हमारा होता क्या है, tan ए होता है। तो tan ए यहां पर क्या मिल गया हमको, tan ए इंटू कॉस ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है, tan ए। तो tan ए यानी कि बी विकल्प इसका सही आंसर है। इस तरह से जो है कल भी 25 क्वेश्चन की सीरीज हम ले आएंगे, और इस तरह से कम आपको 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, और ये एनटीपीसी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, और ग्राफ के भी क्वेश्चन हम कराएंगे। इसके बाद फिर रीजनिंग के कुछ पार्ट हैं और साइंस के कुछ पार्ट हैं। इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे तो उसकी एक समरी बना करके आपको लगभग 200 क्वेश्चन का एक सीरीज दे देंगे, और लगभग क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए,
शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। और एग्जाम जो है जून में होने वाले हैं, तो आपको उसके पहले कम से कम 15 मॉडल पेपर तो मिल ही जाएंगे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू आएंगे, तो आप इस चीज को जरूर देखें।